हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ सिद्धार्थ एंड बच्चों, एनएलएम सीरीज का ये सेकंड वीडियो है और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यार किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मीनिंग होता है और किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाता है और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे एनएलएम के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो आओ फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एफबीडी होता क्या है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सपोज देखो यार, कुछ इस तरीके की सिचुएशन हम लोगों को दी हुई है। ठीक है, अब सपोज हम लोगों को ये जो ब्लॉक ए है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो असल में यार देखो, फ्री बॉडी डायग्राम हमको क्या बता रहा होता है? फ्री बॉडी डायग्राम हमको ये बता रहा होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें पूरे सिस्टम में, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस की वजह से उस ऑब्जेक्ट की क्या एक्सेलरेशन होगी, कैसा उसका मोशन होगा, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज मुझे इस ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो उसका क्या तरीका होगा? तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, जिस भी बॉडी का हमको एफबीडी ड्रॉ करना होता है, हम लोग उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे ब्लॉक ए का एफबीडी ड्रॉ करना है, तो मैं ब्लॉक ए को एक पॉइंट मान लूंगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब बारी बारी से जितने सारे लोग जो हैं इस ए ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो सारे फोर्सेस हम लोग शो कर देंगे। जैसे एक आदमी एफ फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, और अर्थ जो है इसको mg से पुल कर रही है। ठीक है, तो दिखा दिया हमने, अर्थ इसको mg से पुल कर रही है। और ये जो ब्लॉक है ये कई सारे बाकी ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है। जैसे ये सी के साथ कांटेक्ट में है, तो अब कांटेक्ट है तो कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो सी ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरीके से लगा रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स कैसे होता है? कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और पुशिंग इन नेचर। तो इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी। ठीक इसी तरीके से ये ब्लॉक जो है इस बी वाले ब्लॉक के साथ भी कांटेक्ट में है, तो दोबारा से कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और पुशिंग इन नेचर नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो कुछ इस तरीके से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। अब भाई ये ब्लॉक जो है ये ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड भी इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और पुशिंग इन नेचर, मतलब इस तरीके से। तो इसका क्या नाम हो गया? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो है ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ये अब हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलो कुछ इजी इजी से क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले स्टार्टिंग में। अच्छा देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक 5 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और हमें बताना है कि ये ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप में मैंने इसे एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको एक पॉइंट बना दिया। अच्छा, अब इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस एक्ट करें वो सारे फोर्सेस मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो यार अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही है, तो अर्थ की वजह से एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एक आदमी जो है इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, एंड ये जो ब्लॉक है ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब मुझे जो है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है और नॉर्मल फोर्स का वैल्यू पता करना है। तो यार बहुत आसान है,
देखो एक्सेलरेशन अगर पता करना है तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन यूज करेंगे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 5 इंटू ए। तो यहां से हमको क्या पता लग गया, ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स का वैल्यू पता करना है तो हम लोग वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं। तो वाई डायरेक्शन में तो बस नॉर्मल फोर्स लग रहा है और mg लग रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना होता है सर, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हो जाता 50 न्यूटन, ठीक है। बहुत ही हलवा सवाल था। चलो एक और ऐसा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो और क्या हो सकता था, जैसे सपोज एक 4 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ था कि ग्राउंड इसके ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा और ये ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो ये भी करके बताया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट का एफबीटी आप ड्रॉ कर रहे हो उसे एक पॉइंट बना दो, ठीक है। हमने पॉइंट बना दिया इसे। अब जितने सारे फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं बारी बारी से सारे फोर्सेस ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही है, ठीक है, 40 न्यूटन। और एक आदमी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये कुछ एंगल पे लगा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसे कंपोनेंट्स कर देंगे। तो इस 10 न्यूटन के फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, 10 cos 37 डिग्री मतलब 8 न्यूटन। ऐसे इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट हो जाएगा, 10 sin 37 डिग्री मतलब 6 न्यूटन, ठीक है। अब ग्राउंड इसके ऊपर कुछ नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, हमने मान लिया दैट इज n, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये ब्लॉक a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। अब जैसे सपोज मुझे पहले नॉर्मल फोर्स का वैल्यू पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कह सकते थे, n इज इक्वल टू, देखो डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया 6 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, तो 40 प्लस 6, सो फाइनली ये कितना आ गया 46 न्यूटन, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इसके एक्सेलरेशन पता करनी है, तो एक्सेलरेशन तो x डायरेक्शन में, तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन x डायरेक्शन में लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, नेट फोर्स x डायरेक्शन में सिर्फ 8 न्यूटन ही है, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब 4 इंटू a। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो तो एफबीटी कैसे ड्रॉ किया जाता है ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। चलो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर अब हम लोग थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ओके अच्छा, एक सिमिलर सा एग्जांपल चलो और देख लेते हैं। ठीक है, तो एक 2 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पर, और एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है 20 न्यूटन का 53 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो दोबारा से क्वेश्चन में हमसे यही पूछा हुआ है कि इस ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा और ग्राउंड इसके ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा ठीक है, अब यार इस बार पता नहीं ये कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा। देखो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही, लेकिन लेफ्ट साइड में होगा कि राइट साइड में होगा ये भी हमको नहीं पता है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एफबीडी ड्रॉ करना शुरू करते हैं, तब हम लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यार एफबीडी ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसका एफबीडी ड्रॉ करना है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। 2 kg को मैंने एक पॉइंट मान लिया। अब बारी बारी से जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस ड्रॉ कर देंगे।
तो अर्थ इसको mg से पुल कर रही है, तो अर्थ की वजह से कितना फोर्स हो गया 20 न्यूटन्स। ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तो ग्राउंड इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। अब एक आदमी इसको 50 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहा है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्रीज के एंगल पर, तो इस फोर्स के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा 50 cos 37 डिग्री, मतलब कि 40 न्यूटन। ऐसे इसका वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा 50 sin 37 डिग्री, मतलब कि 30 न्यूटन। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ऐसे ही एक ये 20 न्यूटन वाला फोर्स लग रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री के एंगल पर लग रहा है, तो इसके भी कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये 20 न्यूटन वाले फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 20 cos 53 डिग्री, मतलब 12 न्यूटन। ऐसे इसका वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 53 डिग्री, मतलब कि 16 न्यूटन। परफेक्ट, ठीक है। तो जितने सारे फोर्सेस इस 2 kg के ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहे थे, सारे फोर्सेस हमने शो कर दिए। अब हमारा सवाल यह था कि ये कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो बच्चों ये बात तो क्लियर है कि एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टली ही कर रहा होगा, लेकिन राइट में जा रहा होगा या लेफ्ट में जा रहा होगा वो देखो हमें अभी दिखाई दे जाएगा। राइट साइड में 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और लेफ्ट साइड में 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब कुल मिलाकर के जो नेट फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो राइट साइड में होगा, मतलब इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो राइट साइड में ही होगा। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स हमको पता करना था, तो नॉर्मल फोर्स पता करने के लिए हम लोग y डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। अब यार y डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो हम लोग सीधा सीधा क्या कह सकते थे, y डायरेक्शन में जितना फोर्स नीचे लग रहा होगा उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा, मतलब 30 प्लस 16 प्लस 20 ये बराबर हो जाना चाहिए n के। तो हम क्या कह सकते थे, नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 16 66 न्यूटन। तो ये कितना हो गया, n इज इक्वल टू 66 न्यूटन। परफेक्ट, ठीक है। और हमको इसकी एक्सेलरेशन पता करनी थी। अच्छा, एक्सेलरेशन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, एक्सेलरेशन जो वो तो x डायरेक्शन में, तो इस बार हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन x डायरेक्शन में लिखेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया 40 माइनस 12, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 2 इंटू ए। 40 माइनस 12 ये हो गया 28, 28 इज इक्वल टू 2a। इसको जब मैंने सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा था 66 न्यूटन और ब्लॉक का एक्सेलरेशन था 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बात एकदम समझ में आ गई। चलो तो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे देखते हैं हम। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो यार देखो, अब की बार ये एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड कर रहा है। अच्छा भाई, अब ये देखो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूव कर रहा होगा, तो इसका मतलब इसके पास इस वक्त एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से होगी। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि जो इंक्लाइन प्लेन है ये इस ब्लॉक के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है और ये ब्लॉक इस इंक्लाइन के ऊपर कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो क्या करेंगे सर, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, तो इस m मास के ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं इस m मास के ब्लॉक को एक पॉइंट मान लूंगा। ठीक है, अब जितने सारे फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो सारे फोर्सेस हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, बिल्कुल सही बात है। और ये ब्लॉक जो है ये इस प्लेन के साथ कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब कांटेक्ट है तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। कैसे लग रहा होगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइन के ऊपर ए एक्सेलरेशन से डाउन द इंक्लाइन मूव कर रहा है,
मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है। अब बच्चों देखो ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन भी इंक्लाइन के अलोंग है, नॉर्मल फोर्स भी इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, ये mg वाला जो फोर्स है ये गड़बड़ कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग mg के कंपोनेंट्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो mg का इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इंक्लाइन के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। तो mg के तो कंपोनेंट्स कर दिए, तो ये तो खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के अब मुझे ये सारे फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन वही है, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू पता करना है और एक्सेलरेशन पता करना है। तो यार देखो, नॉर्मल फोर्स का अगर मुझे वैल्यू पता करना है तो हम इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख लेते हैं। तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो हम सीधा क्या कह सकते हैं सर, हम कह सकते हैं n जो है वो बराबर हो जाएगा mg cos थीटा के। बिल्कुल सही बात है। चलो, नॉर्मल का वैल्यू पता लग गया, अब एक्सेलरेशन पता करना था। तो एक्सेलरेशन कैसे पता लगेगा सर, एक्सेलरेशन जो है वो इंक्लाइन के अलोंग है, मतलब इंक्लाइन के अलोंग वाली डायरेक्शन में हमें न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखनी होगी। तो क्या क्या कहेंगे हम लोग, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि m इंटू ए। अब यार m तो कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमारे पास क्या बच गया, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ठीक है। सो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आ गया mg cos थीटा और एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया g sin थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी चीज हम लोगों से पूछ ली गई है हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलो, समझ में आ गई बात। चलो, तो इसको भी पॉज करके नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, अच्छा भाई देखो, अब की बार हमको ये तीन ब्लॉक्स दिए हुए हैं ए बी और सी, तीनों आपस में कांटेक्ट में है, और जो सबसे छोटा वाला ब्लॉक है ए, उस पर हम लोग 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि ये जो बी वाला ब्लॉक है ये सी वाले ब्लॉक के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर हम लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये सभी ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में है, और अगर मैं इस ए वाले ब्लॉक को 50 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहा हूं तो ये बात तो क्लियर है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इकट्ठे ही मूव करेगा, तो इन सभी ब्लॉक्स की जो एक्सेलरेशन है वो ए ही होगी। बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा, अब यार अगर मुझे ये ए पता करना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यार देखो मुझे सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि ये तीनों को जब एक ही साथ मूव करना है तो मैं इन तीनों को अलग अलग मानने की बजाय एक सिंगल ब्लॉक मान लेता हूं जिसका मास कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 5 10, ठीक है, 10 केजीज। तो मतलब इस सिंगल 10 केजीज के ब्लॉक के ऊपर एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हम इसको ऐसे मान सकते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो हम लोग सीधा क्या कह सकते थे, ए इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मतलब कि 50/10। ये लो, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, परफेक्ट। अच्छा, अब मुझे ब्लॉक बी के ऊपर, सॉरी ब्लॉक सी के ऊपर बी की वजह से कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ये कैलकुलेट करना था। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब अगर मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सी ब्लॉक को एक पॉइंट बना देंगे। अब यार मैं तो इंटरेस्टेड हूं हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स में ना, तो वर्टिकल वाले फोर्सेस चाहे हम ड्रॉ करें चाहे ना करें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सी के ऊपर बी की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, मैंने कहा लेटर से इसका नाम हो गया नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी। अच्छा, अब ये कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो सर इसकी एक्सेलरेशन है
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग सीधा क्या लिख सकते थे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो ये क्या हो जाता, NCB इज इक्वल टू, देखो इसका मास कितना हो गया 5 और एक्सेलरेशन भी इसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना आ गया 25 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो तो पॉज करके इसको भी नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों आपस में थ्रेड से कनेक्टेड है। 3 और 2 kg के बीच में जो थ्रेड है दैट इज थ्रेड नंबर 1, और 2 kg और 5 kg के बीच में जो थ्रेड है दैट इज थ्रेड नंबर 2। ठीक है, तो ये 5 kg वाले ब्लॉक को हम लोग 20 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा हुआ है कि थ्रेड नंबर 1 और थ्रेड नंबर 2 में क्या क्या टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो यार देखो हम लोगों ने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि टेंशन फोर्स जो है जिस पॉइंट पर लग रहा होता है उससे हमेशा अवे लगता है। मतलब 3 kg के ऊपर जो टेंशन लग रहा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और 2 kg के ऊपर जो टेंशन लग रहा होगा वो इस तरीके से होगा। ऐसे थ्रेड नंबर 2 की वजह से अगर मैं बात करूं तो 2 kg के ऊपर जो टेंशन लग रहा होगा वो इस तरीके से होगा, और 5 kg के ऊपर जो टेंशन लग रहा होगा वो इस तरीके से होगा। क्लियर है बात? अच्छा, ये तो टेंशन फोर्सेस की डायरेक्शन हो गई। अब यार देखो, अब अगर इस सिस्टम को मैं 20 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहा हूं तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगी। लेट अस से, क्योंकि भाई पूरा सिस्टम इकट्ठे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ ही मूव करेगा दोबारा से। मैंने मान लिया कुछ ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, तो अब इसको ऐसे अलग अलग देखने की बजाय दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, हम इसको एक सिस्टम मान लेंगे। ठीक है, अब यार देखो टोटल मास कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 5 10। अच्छा, तो ये 10 kg का ब्लॉक मैं इसको मान सकता हूं जिसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। तो हम लोग सीधा सीधा एक्सेलरेशन क्या कह सकते थे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मतलब कि 20/10 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परफेक्ट। तो ये तो हमारे पास इस सिस्टम की एक्सेलरेशन आ गई। पर क्वेश्चन में हमसे थ्रेड में टेंशन का वैल्यू पूछा हुआ था, तो भाई मुझे थ्रेड नंबर 1 में टेंशन पता करनी है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 3 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। तो जैसे मैंने 3 kg वाले का FBD ड्रॉ करा, तो यार टेंशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली फोर्सेस देख लेते हैं। तो देखो थ्रेड इस पर फोर्स कैसे लगा रही है, T1 फोर्स इस तरीके से। बच्चों क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग रहा है? नहीं, केवल T1 ही लग रहा है। ठीक है, अच्छा, और इस ब्लॉक के पास भी एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो इस फोर्स की प्रेजेंस में ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। तो यार हम लोग क्या कह सकते थे, हम कह सकते थे T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 3 इंटू 2। सो T1 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, T1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। परफेक्ट, ठीक है, क्लियर है एकदम। अच्छा, ऐसे हम लोग T2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यार T2 कैलकुलेट करना है तो 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। दोबारा से हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस ही देख लेते हैं। तो देखो T2 जो है वो राइट साइड में लग रहा होगा, और T1 जो है वो लेफ्ट साइड में लग रहा होगा, और ब्लॉक बी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे ही मैंने अब न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखा तो देखो ये क्या बन गया, T2 माइनस T1, और T1 देखो हमने कैलकुलेट करा है 6 न्यूटन। तो T2 माइनस 6 नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ब्लॉक बी का मास देखो कितना है 2 kg, और एक्सेलरेशन हमने कितनी कैलकुलेट करी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली T2 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, मतलब हम कह सकते थे T2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन।
So T2 is equal to 10 newtons and T1 is equal to 6 newtons. So this is the final answer. चलो क्लियर है एकदम, ठीक है। तो पॉज करके इसको भी नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आओ देखो और देखते हैं कैसे कैसे केसेस हो सकते थे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखो, दोबारा से क्वेश्चन में हमसे यही पूछा हुआ है कि थ्रेड नंबर 1 और थ्रेड नंबर 2 में कितना टेंशन जनरेट होगा। ठीक है, तो यार देखो थ्रेड नंबर 1 जो है वो इस 1 kg के ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करेगी तो इस तरीके से फोर्स लगाएगी T1। थ्रेड नंबर 2 इस 1 kg के ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करेगी तो इस तरीके से फोर्स लगाएगी T2। अब ये T1 और T2 का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, तो इस 1 kg के ब्लॉक का मैं FBD ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इस 1 kg के ब्लॉक को एक पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही है। ठीक है, और ये T1 जो फोर्स है वो देखो वर्टिकल के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए लग रहा है, तो हम लोग इसके कंपोनेंट्स कर देते हैं। तो देखो T1 के कंपोनेंट्स क्या हो गए, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो कितना हो गया T1 cos 37 डिग्री मतलब कि 4T1/5। ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो ये कंपोनेंट कितना हो गया T1 sin 37 डिग्री मतलब कि 3T1/5। और ये वाली जो थ्रेड है ये T2 फोर्स लगा रही है, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया T2। अब यार ये ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए देखो मैं क्या कह सकता था, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मैं कह सकता था 4T1/5 दिस विल बी इक्वल टू 10। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो हम लिख सकते थे T1 इज इक्वल टू 50/4। ठीक है, तो ये तो थ्रेड नंबर 1 में टेंशन आ गई। ऐसे ही मुझे T2 कैलकुलेट करना था तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सॉल्व कर देते। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या कह सकते थे, 3T1/5 इज इक्वल टू T2। अब T1 का वैल्यू मैंने कैलकुलेट करा 50/4, तो मैं क्या कह सकता था, मैं कह सकता था 3/5 इंटू T1 मतलब कि 50/4 इज इक्वल टू T2। अब यार इसको जब मैंने सॉल्व करा तो ये कितना बच गया, ये हो गया 10। तो फाइनली T2 का वैल्यू देखो कितना आ गया, T2 इज इक्वल टू 30/4 न्यूटन्स। ठीक है, तो T1 का वैल्यू आ गया 50/4 और T2 का वैल्यू आ गया 30/4। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल से अब हमारा कॉन्फिडेंस खूब बढ़ चुका है फ्री बॉडी डायग्राम को लेकर के। ठीक है, चलो आओ अब एक थोड़ा सा टिपिकल सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलो तो पॉज करके इसको नोट कर लो। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। ओके, अब की बार देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अच्छा भाई देखो, तो ये एक स्फीयर है, ये दो कॉर्नर्स के बीच में रखा हुआ है। स्फीयर ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, हमने स्फीयर को सिमेट्रिकली प्लेस किया है और इन दोनों वॉल्स के बीच का गैप हमको बताया हुआ है 6 मीटर्स। ठीक है, इस स्फीयर का हमको मास दिया हुआ है 8 kg और इसका रेडियस है 5 मीटर्स। अब यार क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि ये दोनों कॉर्नर्स जो इस स्फीयर के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहे होंगे वो कितना होगा। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी है कि ये स्फीयर जो है इन कॉर्नर्स के बीच में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ठीक है, मतलब
दोनों कॉर्नर्स की वजह से जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है सर। अब लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग जो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट करते थे, हम लोग कहते थे कि नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। पर सर यहां पर तो हमको सरफेस दिखाई नहीं दे रही है, यहां पर तो बस एक स्फीयर की सरफेस है और दूसरा वाला जो है उसकी तो सरफेस ही नहीं है, वो तो बस एक पॉइंट है। तो अब क्या करें? तो बच्चों देखो, जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हो कि एक पॉइंट और एक सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से पास करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और जो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से होता। ठीक है बात। सेम वही काम जो है, लेट से ये वाला पॉइंट जो है इसका नाम मैंने रख दिया ए, सेम यही काम जो है पॉइंट बी पर भी हो रहा होता। तो पॉइंट बी पर नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे ड्रॉ करते? तो सर नॉर्मल फोर्स यहां पर कुछ इस तरीके से होता। ठीक है, और क्योंकि ये स्फीयर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, इसका मतलब ये भी एन होगा और ये भी एन होगा। अब सर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर लग रहे होंगे? ठीक है, अब ये एंगल हमको पता करना है। तो यार एक काम करते हैं, देखो मुझे एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है AOB। इस ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि O से लेकर के A तक की डिस्टेंस और O से लेकर के B तक की डिस्टेंस, ये तो स्फीयर का रेडियस ही है। मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये तो 5 मीटर हो गया। और A से B तक की डिस्टेंस हमको बताई हुई है 6 मीटर है। मतलब अगर मैं O से AB लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता एंड लेट अस से ये पॉइंट C है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी? 3 मीटर्स। ठीक है, अब मैं अगर कहता हूं ये एंगल थीटा है, तो यार मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना OAC, और ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं क्या कह सकता था? मैं कह सकता था कि कॉस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा सर? बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि 3/5। कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 आ गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों नॉर्मल फोर्स जो है ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर एक्ट करे? 53 डिग्रीज पर। ठीक है, अब इनका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, तो इस स्फीयर को सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट बना करके रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं बारी बारी से सारे फोर्सेस ड्रॉ कर देंगे हम लोग। तो अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही है, तो कितना हो गया? अर्थ की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन। अब ये वाला नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्रीज के एंगल पर लग रहा है, तो इसके हम लोग कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो कितना हो जाएगा? n cos 53 डिग्री, मतलब कि 3n/5। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है वो हो जाता है n sin 53 डिग्री, मतलब कि 4n/5। अच्छा, ठीक इसी तरीके से इस वाले नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट्स कर लेते हैं, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाता 3n/5 और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाता 4n/5। अब यार स्फीयर तो इक्विलिब्रियम में ही है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है नेट फोर्स 0 है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जितना टोटल फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही टोटल फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो हम लोग क्या कह सकते थे? 4n/5 प्लस 4n/5, 8n/5 बराबर हो जाना चाहिए 80 के। तो ये देखो सॉल्व करके कितना हो गया? n इज इक्वल टू 8 और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली n का वैल्यू हमारे पास आ गया, n इज इक्वल टू 50 न्यूटन। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से अब हम लोगों को FBD ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। ठीक है, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।